हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आइए हम इस वीडियो का नेक्स्ट चीज चालू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है। तो ये सिचुएशन काफी गंभीर चल रहा है कोविड का। तो सेफ रहें, घर में रहें, और जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई का उसे बरकरार रखें, उससे छोड़े नहीं, क्योंकि ये आया है तो जाएगा भी, जैसे आया है वैसे जाएगा भी। ठीक है। तो चलिए हम कुछ चर्चा करते हैं पिछले वीडियो का। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे बोलते हैं? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर ही होती है। और जो देशांतर रेखा होता है, वो देशांतर रेखा के बीच की सबसे ज्यादा दूरी अक्षांश रेखा पे होती है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, और उसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे, जो उस वीडियो में समय नहीं मिल पाया था बताने के लिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताप कटिबंधीय। ठीक है। तो आइए हम बताते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे, ये था, है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है। तो हमको हमको इसमें बताना है कि आप लोगों को इसके भी दो, जब क्वेश्चन पूछेगा दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसको जोन बोलते हैं। ठीक है, जोन। यही जब दो देशांतर रेखा हो, ये तो सभी अक्षांश है, और ये आपको बताए थे देशांतर है, जब उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाया जाता है जिस रेखा को, उसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है, पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। और ये देशांतरों के बीच की दूरी पूछे, ये तो इसको बोलते हैं भूरे। काफी एग्जाम में पूछता है। ठीक है। हाँ। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन बोलते हैं, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को भूरे बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि नॉर्मल अक्षांश किसे बोलते हैं। ठीक है ना, अक्षांश। ठीक है। तो अक्षांश अगर पूछेगा, तो इसका अक्षांश ये होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा पर की कोणीय दूरी को उसका अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे खींचा रहेगा, तो इसकी पूछेगा कोणीय दूरी क्या होती है, मतलब अक्षांश क्या होता है। तो इसका अक्षांश मान लीजिए 30 है। ठीक है। जितना होगा उसको नाप के बताएंगे, तो इसका अक्षांश हो जाएगा 30। ठीक है, 30 डिग्री, यही बताना था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से दूरी बढ़ती है। तो अब आइए आप लोगों को हम बताते हैं ताप कटिबंधीय, और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग का इंडिया कहाँ अवस्थित है, फिर बिहार कहाँ अवस्थित है, और टाइम जोन क्या, कितना आगे जा रहा है, कैसे जाता है, कैसे बढ़ता है, कितना डिग्री आगे है, तो कितना 5.5 घंटा आगे कैसे हो गया, ये सब हम लोगों को बताएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं ताप कटिबंधीय। ताप का निर्धारण अक्षांश रेखा से ही होता है। ठीक है। तो ये सब हम लिख दिए हैं, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। अब ये होता क्यों है, तो ये हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो ये होता, देखिए, ये उष्ण कटिबंधीय इसलिए होता है, हम आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे तापीय भूमध्य रेखा। ठीक है। तो तापीय भूमध्य रेखा इस क्षेत्र को बताया था। ठीक है। इसे कर्क रेखा बोलते हैं। उत्तर, मतलब उत्तर की तरफ खींची गई 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा, दक्षिण की तरफ खींची गई 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा। ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस दोनों के बीच की दूरी को भूमध्य तापीय रेखा बोलते हैं। तो इसको क्यों बोलते हैं, तो आपको बताए थे कि जो सूरज की किरण है, यहाँ पे सूर्य है। चलिए, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से जो किरण पड़ता है, डायरेक्टली इसी पे पड़ती है। ठीक है, बताए थे आपको, इसलिए इसको तापीय भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्टली जो किरण पड़ेगी ना,
तो इसी में पड़ेगी, तो इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। काफी यहाँ पे गर्मी रहती है, उष्ण मीन्स होता है गर्म, तो यहाँ पे काफी गर्मी रहती है, डायरेक्ट जब ताप पड़ेगा तो गर्मी तो पड़ेगी ही आवश्यक, तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय किसको बोलेंगे, तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री बढ़ने पर मतलब बढ़ेंगे उसको उष्ण कटिबंधीय रेखा बोलते हैं। इसे क्वेश्चन कितना भी बार पूछा गया, ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ने पे जो वो कटिबंध होता है उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। और फिर आगे पूछेगा उपोष्ण कटिबंधीय किसे बोलते हैं, ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंधीय 23.5 से 45 डिग्री के बीच को उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। अब उपोष्ण क्यों बोलते हैं, उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण यानी जो ये उष्ण कटिबंधीय उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली पड़ता है यहाँ से, और इसका जो बचा कुछ अंश रहता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पड़ता है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली रूप से पड़ता है, मतलब उसकी छाया बोल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जाता है। तो यहाँ पे इसकी अपेक्षा के थोड़ा कम गर्मी पड़ती है, यहाँ पे गर्मी पड़ता है लेकिन थोड़ा कम गर्मी पड़ता है। तो पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय किसे बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण की तरफ की बीच के स्थान को उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। पूछेगा उपोष्ण कटिबंधीय किसे बोलते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। अब पूछेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय किसे बोलते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय ऐसे ही फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय इसमें हो जाएगा क्या कि शीतोष्ण कटिबंधीय इसमें हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को, और शीतोष्ण कटिबंधीय होने का समझ ही रहे हम, जैसे बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे तो काफी कम इसका लाइट जाएगा, ये जो लाइट आएगा इसकी स्थिति ऐसी होती है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ साइड में आ गया समझिएगा, तो इसकी जो लाइट है ये डायरेक्टली नहीं पड़ती है, इसी के जैसा यहाँ पे तो काफी कम पड़ती है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। यहाँ पे मतलब हमेशा ठंड ही रहती है। और उसके बाद बोलेगा कि शीत कटिबंधीय किसे कहते हैं, तो शीत कटिबंधीय 66.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ या साउथ से 90 डिग्री तक यहाँ तक के क्षेत्र को शीत कटिबंधीय बोलते हैं। यहाँ वर्ष भर मतलब बर्फ ही जमा रहता है हमेशा, सालों भर। तो देखिए शीत कटिबंधीय नॉर्थ या साउथ की तरफ आने पर इसको भी शीत कटिबंधीय बोलेंगे, इसको शीतोष्ण बोलेंगे, इसको उपोष्ण बोलेंगे, और इसको उष्ण कटिबंधीय। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय किसे बोलेंगे, तो 0 डिग्री उत्तर या दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री का स्थान को उष्ण कटिबंधीय बोलेंगे। 23.5 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर या दक्षिण की तरफ के स्थान को उपोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे, और 45 डिग्री 66.5 डिग्री के स्थान को शीतोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे, और 66.5 से 90 डिग्री को के बीच के स्थान को क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें शीत कटिबंध कौन सा होता है, शीत कटिबंध का कारण देखिए यहाँ पे ये जो अंटार्कटिका है, यहाँ पे हमेशा सालों भर बर्फ जमी रहती है, ठीक है, यहाँ पे भी ठंड पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं। तो आई थे मतलब विश्वास करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। और ये तो एकदम याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजन वाला होता है, इसमें है कुछ नहीं, बस समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो आप लोगों को हम बताए थे क्या, भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री आपको बताए थे, पूरे पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, तो देखिए इसमें भूमध्य रेखा का स्थान कौन सा है, ये 0 डिग्री स्थान, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा बोलेंगे तो 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, सिर्फ भूमध्य रेखा बोलेंगे, लेकिन जब इसको बोलेंगे विषुवत रेखा तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से सूचित करेंगे, बाकी सब विषुवत रेखा, इसमें पतला पतला लाइन खींचा गया आपको नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से हम इंडिया की दूरी देखेंगे तो ये है इंडिया की दूरी, ठीक है। हम आपको बताए थे कि भूमध्य रेखा पर डायरेक्टली प्रकाश पड़ता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो बीच का जो स्थान है भूमध्य रेखा, यहाँ काफी गर्मी पड़ती है, डायरेक्टली प्रकाश आता है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा से यहाँ हम लोग का इंडिया है, यहाँ इसके बीच की दूरी 876 किलोमीटर है, ठीक है, 876 किलोमीटर इसके बीच की दूरी पड़ती है, 876 किलोमीटर बीच की दूरी पड़ती है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए भूमध्य रेखा से दूरी मतलब काफी पास है, तो इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में काफी गर्मी पड़ती है, समझ रहे हैं ना, इसी कारण पड़ती है, डायरेक्टली धूप जाता है और वहां से गर्मी पड़ती है। और एक आपको पढ़ाए थे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कौन सा है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर यानी 23.5 डिग्री उत्तर की ओर खींची गई रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। देखिए कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा यहाँ से यहाँ तक गई है, देखिए इंडिया को, और कर्क रेखा ही है, बार बार क्वेश्चन पूछा है कौन सी ऐसी रेखा जो अपने इंडिया को
दो बराबर भागों में बांटती है, तो वो कर्क रेखा है, समझे? तो वो यही कर्क रेखा है, ठीक है, जो इंडिया को एकदम दो बराबर भागों में बांटती है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कितने राज्यों को काटती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों को काटती है। अभी हम आप लोग को याद भी कराएंगे कि कौन कौन सी रेखा है, रटने का कोई जरूरी नहीं है, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे, रटना नहीं है, यही पे याद हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, एक है मकर रेखा। तो मकर रेखा किसको बोलते हैं? तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ की खींची गई रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है इसके बीच का स्थान ये काफी गर्म होता है, समझ रहे हैं ना? साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, जो साउथ अफ्रीका पड़ता है डायरेक्टली इसी में पड़ता है, इसी के कारण काफी गर्मी पड़ती है। अब हम आप लोगों को इंडिया का जूम करके दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं आपको। दिख रहा है? देखिए, आप लोग को बताएंगे। देखिए, यही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नॉर्थ की ओर। अब देखिए, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, इंडिया के। इसको आपको रटने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए, कौन कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात, पहले देखिए गुजरात, फिर राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, दो हुआ, दो चार हुआ। फिर उसके बाद याद कीजिए झारखंड, फिर उसके बाद याद कीजिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। दो दो करके याद कीजिए। सिलसिलेवार ढंग से भी कभी पूछ देता है, बोलता है कि सिलसिलेवार ढंग से बताइए, तो इसको हम बताते हैं आपको। देखिए, तो याद कीजिए, पहले पहले कौन सा है? गुजरात, फिर उसके बाद है राजस्थान, पहले गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, दो दो, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार और अच्छे से याद कीजिए, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, फिर उसके बाद याद कीजिए छत्तीसगढ़, और उसके बाद याद कीजिए कौन सा है ये, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उसके बाद याद कीजिए आप कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से याद कर लीजिए, बोलने में कंफ्यूजन हो जा रहा है मेरे को। ये गुजरात, राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, समय की अवस्थिति हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो है, बताएं आपको कि जो 0 डिग्री ये रेखा खींची गई है यहाँ से, तो इलाहाबाद के नैनी से, सॉरी, ये लंदन के ग्रीनविच शहर है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में, वहीं से होकर गुजरती है। तो यहाँ से पूरब की तरफ बढ़िएगा ना, तो प्रत्येक डिग्री बढ़ने में प्रत्येक डिग्री 4 मिनट की वृद्धि होती है, ठीक है, 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट की वृद्धि होती है, ठीक है, 4 मिनट की वृद्धि होती है। और इधर जाइएगा पूरब की ओर, तो इसमें 4 मिनट की कमी होती है, ठीक है, 4 मिनट। इसमें एक चीज आपको लोगों को बताना भूल गया कि ये जो अक्षांश रेखा उत्तर साइड को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ये कॉमन सी बात है, फिर भी बता देते हैं। और दक्षिण के साइड को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है देशांतर रेखा के पूर्वी साइड को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और देशांतर रेखा का पश्चिमी गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया की अवस्थिति है ना, इंडिया की, ये बिल्कुल यहाँ पे है। तो इंडिया की अवस्थिति पूछेगा तो कहाँ बोलेंगे आप लोग? यहाँ पे है, बिल्कुल। हम आप लोग को मैप में बताएंगे, तो पूछेगा तो बताइएगा कि उत्तर, ये तो ऑलरेडी उत्तर उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पे है? तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे, ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और भारत की स्थिति कहाँ है?
ये है भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे हुई ना, तो इसको बोलेंगे उत्तर और पूर्वी में। तो क्या बोला गया है कि प्रत्येक डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है, आप लोग पता है ना। तो पता होगा कि भारत की स्थिति 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है भारत की स्थिति 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है। 1 डिग्री बराबर पूरब में जाने पर बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, क्यों है पूरब की तरफ जाना, क्योंकि पृथ्वी जो घूर्णन करती है ना, वो पश्चिम से पूरब की तरफ करती है। तो ऑब्वियसली जब पश्चिम से पूरब की तरफ करेगा तो पूरब की तरफ बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही ईस्ट की तरफ बढ़ेगा और वेस्ट की तरफ घटेगा। तो 82.5 डिग्री ये पूरब की तरफ ग्रीनविच समय माना गया है यहाँ पे। 1884 में एक लंदन ग्रीनविच शहर में ये समझौता हुआ था, तो इसी के तहत इसको माना गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी से पूरे देश का समयांतराल निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 82.5 डिग्री पूरब में जाइएगा, तो हम बोले थे कि प्रत्येक 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 82.5 डिग्री में 4 से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 82.5 डिग्री में 4 से गुना कीजिएगा तो आपको 330 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 330 मिनट हो जाएगा। और 330 मिनट को 60 से डिवाइड कीजिएगा, 1 घंटा बराबर 60, तो ये हो जाएगा आपको 5.5 घंटा, 5 आवर, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीनविच है, देखिए ग्रीनविच कहाँ पे, तो यूनाइटेड किंगडम बताया, यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है। तो ग्रीनविच यहीं पे पड़ता है। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो हम लोग के इंडिया में उस टाइम क्या बजेगा, 5:30, समझ रहे हैं ना। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है, अगर यहाँ पे 82.5 डिग्री के पास कोई देश है, तो यहाँ पे क्या बजेगा, तो 12 में से 5.5 आवर माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, लगभग 5:30, 5:30 मॉर्निंग होगा, और हम लोग क्या 5:30 शाम होगा। इसी कारण जब हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग होता है तो अमेरिका में ये मतलब हम लोग यहाँ दोपहर होता है, तो अमेरिका में मॉर्निंग रहता है, मतलब 2 या 3 बज रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिका की स्थिति यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब इंडियन ज्योग्राफी चलेगा तो उसके बाद टोटल हम बताएंगे कि आपको इलाहाबाद का नैनी से कैसे गुजरता है, इसमें बताएंगे, सब हौच पौच हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से भी इंडिया में जो इंडिया का समय रेखा एक माना गया है, तो इलाहाबाद से गुजरते हैं, इलाहाबाद के नैनी से गुजरते हैं, उसमें आप लोग ये नहीं मारना है, ऑप्शन के हिसाब से मारना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलाहाबाद में दिया है, इलाहाबाद ऑप्शन में दिया है, नैनी दिया नहीं है, इलाहाबाद के मिर्जापुर में दिया, कभी मिर्जापुर दिया रहता है, तो जो ऑप्शन दिया रहता है ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए तो आगे इस वीडियो में हम इसको और डीपली से बताएंगे बढ़िया से, और वर्ल्ड का भी हम बताएंगे, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और जो इंडिया का बताएंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इसमें सब बताएंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।